मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे थे। आज उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखना है। 17 तक कल हो गया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क भी पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि किसी ने कोई प्रॉब्लम बताई नहीं। इसका मतलब होमवर्क आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग इतना मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं अपनी तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करके, केंद्र ए से प्रारंभ करके बारी बारी से ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं, बारी बारी से ए को लेना है फिर बी को लेना है। ए को इस प्रकार से सर्पिलाकार बना हुआ है। देखिए आकृति बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। और त्रिज्याएँ क्या लेनी है उसकी, 0.5, फिर 1, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 मतलब ऐसे इसमें लिखा है कि उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक सर्पिल बनाया गया है। अब सर्पिल की क्या कहानी है, किस प्रकार बनाया गया कि उसकी त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ती चली जाती हैं घेरे के रूप में। पहले कितने से शुरुआत हुई, 0.5 से, फिर 1, मतलब कितना कितना डिफरेंस हो रहा है, 0.5 का डिफरेंस हो रहा है। दोनों में अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे जितने भी बढ़ते चले। तो अब क्या रहा है, आकृति आपके सामने है 5.4 की नहीं है। तो क्या कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अरे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे आप लोग घर में पानी भरने वाली नली होती है या कोई रस्सी होती है, जब आप लोग तहाते हैं तो उसके ऊपर ऊपर राउंड लेते हुए चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। उसी प्रकार की इसमें बात की गई है। अब जब थोड़ा सा राउंड उससे बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी कि नहीं बढ़ती चली जाएगी। उस तरीके से इसमें बात कर रहा है कि अब उसमें कितने राउंड बने हुए हैं, 13 राउंड बने हैं। लेकिन बन किस प्रकार के रहे हैं, अर्धवृत्तों के, क्योंकि आधा आधा लिया गया है। तो क्या कह रहा है, अर्धवृत्तों के हमें सर्किल की कुल लंबाई बतानी है। ठीक है, चलिए क्या है, तो अर्धवृत्तों के पहले की लंबाई L1 मानी गई, दूसरे की L2 मानी गई है बुक में। तो इसी प्रकार क्या हो जाएंगे उनकी लंबाई है L3, L4, L5 डॉट 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 L13 तक। अब इनका योग चाहिए। तो L का मतलब क्या है, जब वृत्त है, वृत्त के घेरे की जब उधर बात की जाती है कि उसकी लंबाई क्या होगी, ये जैसे एक आपका वृत्त है, वृत्त के जब पूरे घेरे की ये लंबाई, ये पूरे घेरे में जितना तार लगा है या पूरे घेरे में जितनी रस्सी लगी है या पूरे घेरे के नली, जिस उदाहरण समझें, तो ये जो घेरा होता है, इस पूरे घेरे में जब वृत्त में निकाला जाता है तो क्या निकाला जाता है, वृत्त की परिधि। क्या निकाला जाता है, वृत्त की परिधि। अब जब अर्धवृत्तों की बात की जा रही है तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो जब L1 निकालने की बात आई तो L1 बराबर हमने वृत्त की परिधि का फार्मूला लिखा 2πr1। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr1। पहले वाले की जो लंबाई हुई वो क्या मानी गई, L1। L1 बराबर 2πr1। जब अर्धवृत्त की बात कर दी है तो हमने क्या कर दिया, 2 का भाग दे दिया। बात आई समझ में कि नहीं आई, 2 का भाग क्यों दिया, ये वृत्त की परिधि का फार्मूला और 2 का भाग दे दिया अर्ध की वजह से। 2 से 2 कैंसिल हो गया। πr1, पाई 22/7, R1 का मान 0.5 है। गुणा कराएंगे, 11 22 पंचे 110 होता है और दशमलव जीरो में चला जाएगा, हट जाएगा दशमलव से जीरो, तो 11/7 आएगा कि नहीं आएगा। L2 इसी प्रकार निकालेंगे, 2πr2, R2 की लंबाई रख देंगे, फिर वही काम करेंगे। ठीक है, L3 इसी प्रकार निकालेंगे, 2πr3, 2 से भाग अर्ध की वजह से दिया गया है, बता ही चुके हैं आपको। L4, ऐसे 3-4 हमने निकाल के दिखाए कि ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी बन गई। अब इसकी हमें कुल लंबाई निकालनी है, तो कुल लंबाई का मतलब क्या है, उनका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए। A क्या होता है, प्रथम पद 11/7। D क्या होता है, द्वितीय पद में प्रथम पद घटा देते हैं, 22/7 - 11/7 बराबर 11/7। ठीक है, N कितने पद उसने बात की है, 13 पदों का, तो n बराबर 13। अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई L1 + L2 + L3 डॉट 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 13 पदों तक। अब तो फार्मूला लगा दिया, n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह 13, ये सारे मान रख दिए, a n d।
कैलकुलेशन करके इसे सॉल्व कर दिया गया है आपके सामने। सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया 143। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी सर्पिल की 143 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगले की क्या बात कर रहा है इसने, 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे लट्ठों डंडे पड़े हुए हैं उनको तहाने का काम किया गया, मतलब अच्छी तरीके से रखने का काम कि उलझे ना पड़े रहें। तो ढेरी के रूप में ऊपर बनाए चले, तो सबसे जब लट्ठे ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर कम करते चले जाएंगे तभी तो बैलेंस बनेगा। तो उसने क्या कह रहा है कि सबसे नीचे वाली लाइन में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19, फिर उससे अगली वाली पंक्ति में 18, इसी प्रकार बनाए गए हैं। देखिए वो आपके इसमें डायग्राम में बने हुए हैं लट्ठे। सबसे नीचे वाली पंक्ति लंबी, फिर उससे थोड़ी सी एक कम हो गया तो थोड़ी सी छोटी, फिर उससे एक कम हो गया तो थोड़ी सी छोटी। अरे जैसे त्रिभुजाकार कुछ बनाना हो आपको, तो आप अगर कुछ भी आपके पास थोड़ा सा सामान हो आप करके देखिए, तो सबसे बैलेंस करने के लिए सबसे नीचे ज़्यादा रखना पड़ेगा, फिर ऊपर त्रिभुजाकार आकृति थोड़ी बनती कुछ चली जाएगी कि नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरी त्रिभुज बने। तो अब आगे क्या कह रहा है कि कितनी पंक्तियों में रखे जाएं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। दो चीज़ें पूछी गई कि पंक्तियाँ कितनी होंगी और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे। तो हमें क्या पता है, तो हमारे पास लट्ठे कितने हैं 200, तो कुल लट्ठे बराबर 200, यानी ये योगफल हो गया पूरा। तो SN बराबर 200। अब जो पहली में 20 रखने हैं, फिर 19 रखने हैं, फिर 18, फिर 17, इसी प्रकार रखने की नहीं रखे तो हमारी बन गई श्रेणी समांतर श्रेणी। A बराबर 20, D का मान निकालेंगे 19 माइनस 20, देखिए माइनस का 1 आएगा। N निकालना है, SN पता है, SN का फार्मूला लगा दिया n/2 2a + n - 1 × D। सारी वैल्यू इधर रखी SN की, ठीक है। जितने भी मान पता हैं, N का नहीं पता है, N छोड़ दिया। देखिए कैलकुलेशन 20 दूनी 40, -1 का गुणा कराएंगे तो माइनस का हो गया है, प्लस का हो गया 41 हो जाएगा माइनस n का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो 41n - n², फिर n² - 41n। ये हम सब कुछ इस तरफ ला रहे हैं इधर की तरफ, तभी 400 प्लस का है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। x की तरह ये भी द्विघाती समीकरण बन गया, इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद n के मान निकलेंगे, जो भी मान निकले ये आपके n - 16, n - 25, एक के बराबर 0 लेंगे तो n बराबर 16, n - 25 बराबर 0। ये गुणनखंड हम द्विघाती समीकरण, द्विघाती बहुपद सब में अच्छी तरीके से समझाएं, इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा बोलने में छोड़ दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। n बराबर 16 आ गया, n बराबर 25 आ गया। जब n बराबर 16 यानी 16 16वीं रो पे कितने हैं, तो हमने क्या किया, मान निकाला 16वीं पंक्ति में कितने हैं। पंक्तियां तो हमें पता चल गई, या तो 16 होंगी या तो 25 होंगी। तो 16वीं पंक्ति में हमने देखा मान रख के, तो 20 + 16 - 1 × D। A और D के मान ये ऊपर आपके पता है, n का मान 16 रखा हमने, तो कितना आ गया 5 आया। अब हमने 25 रख के देखा, तो ये कितना आया है -4। तो माइनस के डंडे तो होंगे नहीं, तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा कि सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 डंडे, और n बराबर क्या आंसर होगा आपका, n बराबर 16। बात समझ में आ गई दोनों की। 16 क्यों लिए गए हैं, क्योंकि हमने दोनों से सबसे ऊपरी पंक्ति में nवां पद निकाला। nवां पद का फार्मूला क्या होता है, an। तो इसी तरीके जब वो पद निकालेंगे तो वो रो का मान निकल आएगा, उस पंक्ति का मान। तो 16वीं पंक्ति में कितने डंडे हैं 5, 25वीं पंक्ति में कितने डंडे हैं -4। अब माइनस तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 16 और सबसे ऊपरी पंक्ति में डंडे कितने 5। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर आपको होमवर्क के लिए छोड़ा जा रहा है, 20 नंबर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आपकी आती है ऐच्छिक प्रश्नावली। अगर हाँ 20 नंबर में कोई प्रॉब्लम हो तो 20 नंबर आप हमसे पूछिएगा। ऐच्छिक प्रश्नावली की शुरुआत हम करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछिएगा ऐच्छिक प्रश्नावली में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अच्छी प्रश्नावली का? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कोई समांतर श्रेणी है। क्या समांतर श्रेणी है? उसके 121, 117, 113 डाट 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 क्रमशः पद घटते चले जा रहे हैं। ठीक है, कैसी समांतर श्रेणी है हमारी? 121, 117, 115 डाट डाट डाट, अरे 13 डाट डाट डाट। ठीक है, कह रहा कौन सा पद इसका ऋणात्मक होगा? सबसे पहला ऋणात्मक पद जो भी आएगा वो किस नंबर का आएगा, ये पूछा गया है आपसे कि सबसे पहला ऋणात्मक पद जो आएगा वो किस नंबर का आएगा। तो AP हमने नोट कर ली। A प्रथम पद हो गया, D 117 माइनस 121 माइनस का 4 हो गया। कौन सा पद? nवां पद, ऋणात्मक हमने ले लिया। फार्मूला वही an प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर मान लिख दिया, n का मान नहीं मालूम ना an का मान लिखा। अब जब कोई भी पद ऋणात्मक होगा तो उसका मान क्या होगा? 0 से कम होगा कि नहीं होगा? ऋणात्मक का मतलब 0 से कम, 0 से उल्टी की तरफ बाईं तरफ ही तो ऋणात्मक पद होते हैं संख्या रेखा में। तो उसका an का मान क्या होना चाहिए? 0 से कम होना चाहिए। तो हमने यहाँ an का जो भी मान था उसको 0 से कम कर दिया। अब इसको सॉल्व करके n का मान निकालना, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। देखिए ये लेजर देन का निशान है, 0 से कम लेजर देन। जब ये इक्वलिटी लगी होती है, इस तरह का निशान लगा होता है तो माइनस माइनस कैंसिल नहीं होते, जो आप लोग कैंसिल कर लें। इसमें क्या होता है? माइनस कैंसिल होते हैं और साथ में चिन्ह भी बदल जाता है। देखिए जब हमने सबसे लास्ट रो में माइनस कैंसिल किया है तो n का मान क्या कर दिया? ग्रेटर देन, निशान बदल दिया कि नहीं बदल दिया? इसमें ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होते हैं कि माइनस माइनस काट दें, इसके निशान भी बदल जाता है। तो n का मान क्या आ गया? 31 सही 1/4 से बड़ा। n का मान कितना आया? 31 सही 1/4 से बड़ा। तो AP बराबर तो जब 31 सही 1/4 यानी 31 से बड़ा तो कौन सा पद हो जाएगा? 32वां पद। हमें जो ऋणात्मक पद मिलेगा वो कौन सा इस श्रेणी में मिलेगा? 32वां पद। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखिए, बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह सेम है। आप लोगों को लगाना है, इसे को पूरा पढ़िएगा इस प्रश्नावली को। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग अपनी समस्याएं भेजिएगा बेटा। धन्यवाद।